ये बात उद्धव ठाकरे जी ने सोचे, ये बात राहुल जी ने सोचे, ये बात नाना पटोले जी ने सोचे, ये बात शरद चंद्र पवार साहब ने सोचे कि गवर्नमेंट महाराष्ट्र के लोग बना रहे हैं और उसका फायदा गुजरात के लोगों को हो रहा है। आपको गुजरात के लिए गवर्नमेंट बनाना है या महाराष्ट्र के लिए गवर्नमेंट बनाना है, ये तय करना है। अगर आप इस गठबंधन को मदद करते हैं, इसके लिए वोट करते हैं, तो महाराष्ट्र मजबूत होता है। लेकिन आप बीजेपी को और उसके गठबंधन साथियों को मदद करते हैं, तो कौन मजबूत हो रहा है आपको मालूम होना चाहिए। आपके सामने दूसरा सवाल है, जब से इन्होंने केंद्र में अपनी सरकार बनाई है, इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में बदलाव लाया है। इन्होंने संविधान के मेन, जिसको डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर 13-24 दिन तक के उस पर स्टडी किए, जिसको आप लोग यहाँ का, जिसको आप लोग आचार यानी गुनाह आचार संहिता बोलते हैं, जिसकी बेसिक क्रिमिनोलॉजी है, उसी को बदल दिए इन्होंने। ये धीरे धीरे संविधान को बदलने की तरफ जा रहे हैं। ये संविधान को बदलना चाहते हैं। एक ऐसा ग्रुप आपके सामने है और एक ऐसा ग्रुप आपके सामने है जो संविधान को बचाना चाहता है। साथियों, संविधान है तो हम नागरिक है, संविधान है तो आप दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, संविधान है तो हमारी नागरिकता जिंदा है। संविधान नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। अदानी और अंबानी देश को चलाएंगे। सबके सामने ये मालूम है, जाहिर हो गया है, 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने चंद पूंजीपतियों के हाथ में दे दिए। 16 लाख करोड़। ये लाडली बहना के बजाय अगर 16 लाख करोड़ इंडिया के, भारत के तभी नागरिकों को देते, एक नागरिक को 1 करोड़ रुपए मिलता है, एक परिवार को। उसको किसी योजना की जरूरत नहीं पड़ती। या आदिवासी भाई है, या ओबीसी भाई है, यहाँ पे दलित भाई है। शायद आपको मालूम नहीं है कि जो लाडली बहन योजना इन्होंने लाया है, पैसा कौन से खाते से डाइवर्ट किया गया है? अपंगों के खाते से, आदिवासियों के खाते से, दलितों के खाते से ये पैसा डाइवर्ट, ऊपर से नहीं आया है ये पैसा। ये पैसा इन खाते से एक आदमी को भूखा रख के दूसरे आदमी का पेट भरने की बात कर रहे हैं। यही गवर्नमेंट है, यही बीजेपी की सरकार है जिसने मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना लाई थी। वो लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में बंद हो गई। जो आदिवासी महिला है, जो वहां की दलित महिला है, ओबीसी महिला है, जो मजदूरी करते थे, जिनको आदत हो गई थी एक पेंशन के रूप में लाडली बहन योजना की, आज बेचारे सड़क पे नागपुर में वो गड्ढे खोदने आ रहे हैं। कुछ समय के लिए ये लोग आपको प्रलोभन देंगे, कुछ समय के लिए सिर्फ, और उसके बाद में ये योजना बंद कर देंगे। तब क्या करोगे आप? कैसे करोगे आप? अरे संविधान है तो आरक्षण है, संविधान है तो नौकरी है, संविधान है तो तुम्हारे पूरी सुविधा है। संविधान नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। ये अटैक संविधान पे करना चाहते हैं। ये बात तो बाबा साहब की करते हैं। बाबा साहब के नाम पे, शिवाजी महाराज के नाम पे, संभाजी महाराज के नाम पे, महात्मा फुले के नाम पे ये लोग अपने लोगों को बरगलाते हैं। वास्तविकता में उनकी विचारधारा को मानते हैं क्या? इन्होंने कभी तिरंगा नहीं फहराया था आरएसएस के हेडक्वार्टर पे, भगवा झंडा फहराया था। इन्होंने कभी संविधान का, जब देश की स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था, तब इन्होंने साथ नहीं दिया। ये लड़ाई के हिस्सेदार नहीं थे। ये वो लोग हैं जिनका इस देश में कोई हिस्सेदारी नहीं है, लड़ाई में हिस्सेदारी नहीं है, इनकी किसी आंदोलन में हिस्सेदारी नहीं है, चुपचाप बैठे हुए लोग थे। आज उनके हाथ में सत्ता आ गई है। क्या आप अपने बच्चों के भविष्य को ऐसे लोगों के हाथ में देना चाहते हैं जिनको सिर्फ पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए? किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, लेकिन 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने पूंजीपतियों के, अदानी और अंबानी के माफ कर दिए। रेलवे अदानी को दे दी, एयरपोर्ट अदानी को दे दिया। ऐसा लग रहा है ये गवर्नमेंट अदानी के लिए बनी है, हमारे लोगों के लिए नहीं। हर जगह प्रोजेक्ट में आदिवासियों की जमीन जाती है, दलितों की जमीन जाती है, ओबीसी की जमीन जाती है। ये बाकायदा प्रोजेक्ट है। वो आपके सामने उदाहरण है, अदानी पावर प्लांट आपके एरिया में है। यहाँ के स्थानिक लोगों को कितना रोजगार है?
लेबर एक्ट बोलता है 70% स्थानीय लोगों को वहां पर रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला, क्योंकि हम आदिवासी हैं। हम लोगों को मालूम है हमारे कचारगढ़ की क्या हालत कर दी है आरएसएस के लोगों ने। वो क्षेत्र आदिवासियों का, लेकिन इन्होंने कब्जा मार के रख लिया वहां। ऐसी स्थिति में आप देखिए उनकी एज कितनी है पवार साहब की, उनको क्या जरूरत है आपके बीच में आने की, हमारे बीच में आने की? वो तो सब भोग चुके हैं। लेकिन उनको मालूम है साथियों, इन्होंने दिल्ली की राजधानी पे कब्जा किया है, लेकिन मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। इनका अगला टारगेट मुंबई पे कब्जा करने का है और हमको इस देश की आर्थिक राजधानी को बचाना है। महाराष्ट्र इस देश का आर्थिक राजधानी रखता है, उसके पास मुंबई है, हमारे पास महाराष्ट्र है, देश का सबसे विकसित प्रदेश माना जाता है। लेकिन हमारी योजनाओं को ट्रांसफर कर देते गुजरात में। अगर इनको आप वोट देते हैं तो मजबूत गुजरात के लोग होते हैं। हमको महाराष्ट्र के लिए काम करना है या गुजरात के लिए काम करना है, ये तय करना पड़ेगा। यहाँ के दलितों, यहाँ के आदिवासियों, यहाँ के ओबीसी को, यहाँ के माइनॉरिटी के लोगों को ये फैसला करना पड़ेगा कि कहां खड़े रहना है। ये केवल विधानसभा का इलेक्शन नहीं है, इसका संबंध दिल्ली से भी है। इस चुनाव को उस तरीके से देखा जा रहा है क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए लोगों को महाराष्ट्र में कब्जा करना है और महाराष्ट्र में जिनका कब्जा होगा वो गुजरात के लोग हैं। आपको महाराष्ट्र को बचाना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपके विचारों के लोग कौन हैं, कौन से रास्ते से आप महाराष्ट्र को, अपने बच्चों को, अपने राज्य को बचा सकते हो। आज के दिन हमारे बीच में हम लोग पवार साहब को सुनने आए, आप लोग एक प्रचार सभा में आए हैं। ऐसे समय आप तमाम लोगों से विनती है कि गंभीरता से अपने घर जाकर अपने बाल बच्चों को, अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को आपको समझाना है कि हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए। आपके एक वोट की वजह से आप महाराष्ट्र की नहीं, देश की आर्थिक राजधानी को खो देंगे, आप महाराष्ट्र की सत्ता को खो देंगे। एक वोट आपका बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप राज्य को बचाना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं, सभी को प्रलोभन देंगे, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, इन सब बातों से ऊपर आके हमको। पवार साहब ने गोंदिया जिले को हर बार ताकत दी है। गोंदिया जिले में सबसे बड़ा नेता पवार साहब ने बनाया है। गोंदिया जिले के लोगों ने पवार साहब के साथ क्या किया ये आपको मालूम है, और वो व्यक्ति आपके बीच में आ रहे हैं। आपको तय करना है आपको किसके साथ खड़ा होना है। आपको गुजरात लॉबी के साथ खड़ा होना है या महाराष्ट्र की अपनी लॉबी के साथ खड़ा होना है। मैं यही बात आपके बीच में बोलने आया था। यहाँ के तमाम आदिवासी भाई, ओबीसी भाई, तमाम लोगों से मेरी विनती है कि आपको सोचने का समय आ गया है। हम तमाम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है, हम तमाम साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। हमारे बीच में अभी पवार साहब का आगमन हो रहा है, एक ऐसे व्यक्ति का जिन्होंने पूरी उम्र भर प्रदेश के लिए काम किया है, एक ऐसे व्यक्ति का जिनकी ये एज में भी इतना बड़ा नेतृत्व है। आप जोरदार तालियों से पवार साहब का हम लोगों ने स्वागत करना चाहिए। साथियों, हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, हमारे लिए आइकॉन है, हमारे लिए राजनीतिक आइकॉन के रूप में हम पवार साहब को देखते हैं। आज के दिन सब लोगों ने मिलकर पवार साहब का अभिवादन करना चाहिए। मैं विनती करता हूं तमाम लोगों से, हम अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे और जोरदार तालियों से पवार साहब का अभिवादन करेंगे। हमारे बीच में पवार साहब बार बार आए हैं, लेकिन गोंदिया जिले का पवार साहब के साथ एक अलग संबंध है। पवार साहब ने गोंदिया जिले को हमेशा मजबूत किया है, यहाँ की लीडरशिप को मजबूत किया है, और उसी पवार साहब को आपने एक बार फिर मौका देना चाहिए। उनके कैंडिडेट को मौका फिर देना चाहिए, बोगचे जी को, उनके तमाम वाघमारे जी को आपने मौका देना चाहिए। ये जितने लोग यहाँ पर आए हैं, जितने लोग मौजूद हैं, उन तमाम लोगों के बीच में, हमारे बीच में इतने सीनियर नेता, देश के सबसे सीनियर नेता, सबसे अनुभवी नेता, देश के सबसे लोकप्रिय नेता और महाराष्ट्र की शान हमारे बीच में पवार साहब आए हैं। आप लोगों से विनती है, जोरदार तालियों से आप लोग सब लोग मिलकर पवार साहब का स्वागत करेंगे। आपसे विनती है कि सभी लोग अपने हाथ ऊपर करके उस महान नेता का स्वागत करें जो इस मंच पर आ रहा है। और आपसे विनती है कि ये घोषणा महाराष्ट्र के हर कोने में गूंजनी चाहिए। अरे महाराष्ट्र बुलंद आवाज, अरे महाराष्ट्र बुलंद आवाज, अरे देश का नेता कैसा हो,
धन्यवाद. माननीय श्री शरद पवार साहेब यांचं स्वागत आहे. मंगल साधन करिले हाती, नांदो समृद्धता, सृजन हो स्वीकारा स्वागता. यानंतर मी आमंत्रित करते माननीय प्रकाश गजबिये माजी आमदार या सरांना, त्यांनी आपलं मत या ठिकाणी प्रकट करावं. परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती शाहू महाराज, अण्णाभाऊ साठे यांच्या स्मृतीला प्रथम अभिवादन करतोय. आज या ठिकाणी तिरोडा गोरेगाव विधानसभा मतदारसंघाचे लोकप्रिय महाविकास आघाडीचे उमेदवार आदरणीय रविकांतजी बोपचे यांच्या प्रचारार्थ सन्माननीय नेते, आपल्या सर्वांचे भाग्यविधाते खासदार शरदचंद्र पवार साहेब, या राज्याचे माजी गृहमंत्री माननीय अनिल देशमुख साहेब, आपल्या सर्वांचे लाडके नेते माजी खासदार खुशालचंद्रजी बोपचे, या ठिकाणी मधुकररावजी कुकडे साहेब, प्रशांतजी पडोळे, नामदेवरावजी खिरसाण, चरणजी वाघमारे, सतीशजी पेन्नाम, बजरंगसिंगजी परिहार, मंचावरती उपस्थित सर्व मान्यवर, माझ्या आई भगिनी आणि मित्रांनो, राज्यामध्ये अत्यंत महत्वाची निवडणूक होत्या. तुम्हाला या ठिकाणी बोलत असताना तिरोडा क्षेत्र एक ऐतिहासिक क्षेत्र आहे. विधानसभेमध्ये अनेक वर्ष त्या ठिकाणी खुशालचंद्र बोपचे साहेबांनी राज्य केलं, परंतु